Hey everyone, this is Ankush from Triple S and I welcome you all in the modern history lecture, and today we'll be doing the Gandhian era. We have already covered the lectures of modern history, और जो last lecture था modern history का, in that we discussed the second phase of Indian freedom struggle and in which we discussed the phase of 1905 to 1914 पर्टिकुलरली हमने बात की थी. ठीक है, 1905 में स्वदेशी मूवमेंट जो है वो चला था. 1905 में बेसिकली पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपेंड एंड आफ्टर दैट एंटी पार्टीशन जो है मूवमेंट चले थे, जैसे स्वदेशी मूवमेंट, बायकॉट मूवमेंट चला था. ठीक है, देन इन 1906 देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग. 1907 में हमने पढ़ा कि देयर वाज अ स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट आ जाती है एंड बिटवीन टू ग्रुप्स, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट. दैट हैपेंड इन द सूरत सेशन 1907 में, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फिर 1907 के बाद हम देखेंगे कि जो हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है ये थोड़ा ठंडा पड़ जाता है 1907 के बाद. ठीक है, क्यों ठंडा पड़ जाता है? एक तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में स्प्लिट आ जाती है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो थे, जो इंडियन रेवोल्यूशनरीज थे, लाइक बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी चलाई जाती है. बाल गंगाधर तिलक जो है उनको ही वॉज इम्प्रिजन्ड. ठीक है, उनको जेल हो जाती है. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर्स जो थे वो बचते नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे. राइट, तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो फ्रीडम स्ट्रगल है ये थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है. देन हैपेंड, हमने किया कि गदर पार्टी जो है वो उसकी फॉर्मेशन होती है 1913 में. देन कोमागाता मारू इंसिडेंट होता है 1914 में. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किए थे. उससे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मिंटो मोरली रिफॉर्म्स आते हैं 1909 में. ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में. ठीक है, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स मिलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1909. ठीक है, उसके बाद आ जाती है जी एंट्री ऑफ गांधी जी. नाउ गांधी जी एंटर्ड इन 1915 एंड देन गांधीयन एरा स्टार्टेड. ठीक है, जैसे गांधी जी की एंट्री होती है तो हम देखेंगे कि गांधी जी जो है एक मासेस के लीडर बन जाते हैं. बहुत वाइटल, बहुत ही टॉवरिंग पर्सनैलिटी गांधी जी की थी एंड ही बिकेम वेरी फेमस अमंग द मासेस. ठीक है, ऑलरेडी ये साउथ अफ्रीका में काम कर रहे थे. ठीक है, तो मतलब इसी आप कह सकते हो कि फ्रीडम की ही लाइंस पे जो है ये काम कर रहे थे. नॉन वायलेंस सत्याग्रह की लाइंस पे ऑलरेडी काम कर रहे थे साउथ अफ्रीका में. नाउ वंस ही एंटर्ड इनटू इंडिया, ठीक है, इन्होंने काफ़ी जो है यहाँ पे भी काम किया. तो 1915 ऑनवर्ड जो है गांधीयन एरा स्टार्ट हो जाता है. बट उससे पहले का जो है हम एक पढ़ लेते हैं, दैट इज होम रूल लीग. ठीक है, होम रूल लीग मूवमेंट जो है, एक मूवमेंट चला था होम रूल लीग इन 1916. पहले इसका देख लेते हैं कि इसमें क्या है. ठीक है, देखिए होम रूल लीग जो है बेसिकली, ये होम रूल लीग जो वर्ड है या जो कॉन्सेप्ट है या जो मूवमेंट है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो इट स्टार्टेड फ्रॉम आयरलैंड. ठीक है, आयरलैंड में ये स्टार्ट हुआ था. तो बेसिकली आयरलैंड जो है वो भी ब्रिटिश की एक कॉलोनी हुआ करती थी. तो आयरलैंड में जो रेवोल्यूशनरीज थे या आयरलैंड के जो लोग थे, उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस को कहा कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए या हमें होम रूल जो है वो चाहिए, यानी कि सेल्फ रूल चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए. मतलब जो यहाँ के आयरलैंड के जो नेटिव लोग हैं उनको आप गवर्नमेंट चलाने दो, उनको सेल्फ गवर्नमेंट चलाने दो, अल्टीमेट रूल आप ही का रहेगा. उन्होंने ब्रिटेन को कहा कि अल्टीमेट रूल जो है वो आप ही का चलेगा, गाइडलाइंस आप ही की चलेंगी, लेकिन हमें हमारी अपनी गवर्नमेंट आप बनाने दीजिए, ऐसा कहा गया था. और फाइनली फिर क्या हुआ था? पहले आयरलैंड बिल जो है वो पास नहीं हुआ. पहले बिल पेश हुआ था आयरलैंड के होम रूल का इन 1886, वो पास नहीं हुआ. बट फाइनली जो है ये जो होम रूल बिल जो था आयरलैंड का वो पास हो गया था. इट वॉज अ बेसिक अ सक्सेस. ठीक है, ये जो होम रूल मूवमेंट जो चला था वहाँ पे ये सक्सेसफुल रहा. अल्टीमेट जो रूल है वो ब्रिटेन का ही रहा, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो आयरलैंड के लोगों ने खुद फॉर्म की, तो वहाँ पे सक्सेस था. तो इसी मूवमेंट को, आयरलैंड का जो मूवमेंट था, इसी की गाइडलाइंस पे इंडिया में भी ये मूवमेंट जो है कौन लेके आया था? एनी बेसेंट. तो इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर जो है होम रूल लीग की इंडिया में कौन थी? शी वॉज एनी बेसेंट. ठीक है, एनी बेसेंट जो है आयरिश लेडी थी. एनी बेसेंट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जब मैंने आपको सोशियो कल्चरल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में थियोसॉफिकल मूवमेंट पढ़ाया था, है ना, किया था हमने, कि जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था? मैड्रास एडियार में हमने किया था. तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ये बनी थी. एंड नाउ व्हाट हैपेंड बेसिकली, एनी बेसेंट केम टू इंडिया इन 1893. एनी बेसेंट जो है 1893 में इंडिया आई तो वो थियोसॉफिकल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट लेके थी. साथ में उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया होम रूल लीग का. ओके,
अब होम रूल लीग उन्होंने इंडिया में क्यों स्टार्ट किया, बेसिकली बिकॉज वंस शी केम टू इंडिया, आई तो वो एथियोसॉफिकल सोसाइटी को फ्लरिश यहाँ पे आप कह सकते हो प्रीच करने के लिए थी, बट वंस शी एंटर्ड हेयर, तो यहाँ पे उनको फ्रीडम स्ट्रगल में और इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया, ठीक है, काफ़ी उनको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ओके। तो फिर देन शी स्टार्टेड होम रूल लीग इन इंडिया। उन्होंने कहा कि जैसे आयरलैंड में होम रूल लीग जो है बनी थी, होम रूल मूवमेंट आया था जो सक्सेसफुल रहा, वैसे ही हम इंडिया में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो होम रूल का जो कॉन्सेप्ट है, आप कह सकते हो कि पॉपुलराइज दिस कॉन्सेप्ट थ्रू हर पब्लिकेशन, जैसे कॉमनवील इन्होंने लिखा, न्यू इंडिया इनकी पब्लिकेशन थी, जिसके थ्रू इन्होंने अपने आइडियाज जो है स्प्रेड किए, ओके। अब मैंने आपको कहा कि एनी बेसेंट वाज क्वाइट इंटरेस्टेड इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि दैट शी जॉइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1913-1914 में, 1913-14 में इन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि देन शी actually became president of Indian National Congress. First, she was the first female president of Indian National Congress, and she became first female president of Indian National Congress in 1917. Okay, ये भी आपने याद रखना है, ओके। नाउ इन्होंने क्या किया, एनी बेसेंट ने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा कैंपेन्स जो हैं वो स्टार्ट की, रिग्रेस कैंपेन स्टार्ट की सेल्फ गवर्नमेंट की, जैसे कि आयरलैंड में हुआ था, सेल्फ गवर्नमेंट की इन्होंने रिग्रेस स्टार्ट की थी, 1915 में उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। नाउ अब देखिए एनी बेसेंट के साथ एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर हैं जिन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट चलाया, दैट वाज बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है। तिलक जो हैं, बाल गंगाधर तिलक जो हैं, वो हमने डिस्कस किया था, जो स्वदेशी मूवमेंट जब चल रहा था, जो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, तो स्वदेशी मूवमेंट में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे बाल गंगाधर तिलक जी, इनको 6 साल की जेल हो गई थी मंडाले जेल बर्मा में, ठीक है। नाउ इन 1914 फाइनली बाल गंगाधर तिलक वॉज रिलीज, ठीक है। 1914 में जो है बाल गंगाधर तिलक रिलीज हो जाते हैं, और फिर से जो है ये मतलब आप कह सकते हो कि फिर से ये एक्टिव होना स्टार्ट होते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, और फिर 1914 में ये ही अगेन आप कह सकते हो फिर से ये जो है पार्टिसिपेट करना स्टार्ट हो जाता है फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। तो देन व्हाट वी कैन से इज कि जब तिलक जो है इन्होंने फिर से लीडरशिप आप कह सकते हो कि संभाली, और बाल गंगाधर तिलक और बेसेंट ने क्या किया, एनी बेसेंट ने क्या किया, इस होम रूल लीग मूवमेंट को बेसिकली चलाया, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को ये आइडिया अच्छा लगा, ठीक है, उनको अच्छा लगा ये होम रूल लीग का आइडिया, तो दैट्स व्हाई ही आल्सो पार्टिसिपेटेड। और बाल गंगाधर तिलक की ऑलरेडी फैन फॉलोइंग तो थी ही इंडियन मासेस में, राइट, सो ही वाज अ प्रोमिनेंट फिगर ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सब चला। अब देखिए क्या है कि जो होम रूल लीग मूवमेंट है, इसकी बेसिकली एम क्या थी, ठीक है, व्हाट डिड इट एम एट, ये क्या चाहता था होम रूल मूवमेंट में, क्या चीज़ें थी। सबसे पहले तो ये चाहते थे कि सेल्फ गवर्नमेंट रहे इंडिया में विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, ओके। अब ये चीज़ आप देखिएगा कि विद इन ब्रिटिश एम्पायर इनको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए थी। फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट्स, उन्होंने कहा कि स्टेट्स जो हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाई जाएं, और एजुकेशन जो है वो वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस में कराई जाए, ठीक है। हम देखेंगे कि इस टाइम पे जो है इंग्लिश एजुकेशन का थोड़ा चल रहा था कि हाँ इंग्लिश एजुकेशन, लेकिन जो कॉमन मासेस हैं वो तो इंग्लिश नहीं समझते थे ना। इनफैक्ट बहुत कम लोग जो हैं, वेरी लेस, बहुत इलीट क्लास जो थी, उन्हीं को इंग्लिश, जो बहुत इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग थे, उन्हीं को ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में उनको समझ आती थी, मेजॉरिटी जो है उनको समझ नहीं आती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई जो एजुकेशन है वो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, अपनी अपनी नेटिव लैंग्वेज में, अगर मराठा है, अगर कोई महाराष्ट्र से है तो उनको मराठी में पढ़ाया जाए, अगर बंगाल से है तो उनको बंगाली में पढ़ाया जाए, अगर पंजाब से है तो उनको पंजाबी में पढ़ाया जाए, मतलब अपने वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाए, ठीक है। ये जो है ये कुछ एम्स, ये कुछ आप कह सकते हो कुछ एम्स थी होम रूल लीग मूवमेंट की, ठीक है। अब यहाँ पे विद इन ब्रिटिश एम्पायर की बात हो रही है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब बाल गंगाधर तिलक जब जेल से रिलीज हुए थे, तो उन्होंने फिर फाइनली मतलब ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को ये कहा था कि अब वो जो है वायलेंट तरीका नहीं अपनाएंगे या इतने एक्सट्रीम जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हम मतलब उन्होंने कहा कि आई विल बी द पार्ट ऑफ एजुटेशन, बट आई वोंट से कि ब्रिटिशर्स जो है वो पूरे मतलब आप ब्रिटिशर्स को उखाड़ के फेंकना है, फिर उनकी ये आइडियोलॉजी नहीं रही। उन्होंने कहा कि विद इन ब्रिटिश एम्पायर हमें जो है सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, ओके, ऐसा उनका मानना था बाल गंगाधर तिलक का लेटर ऑन, ओके। अब हुआ क्या
कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, ताकि उनमें कोई फ्रिक्शन ना हो, उनकी आइडियोलॉजीज के क्लैशेस ना हो, क्योंकि ऑलरेडी वो शायद जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो देख चुके थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी तो ये हुआ, स्प्लिट क्यों आया, क्योंकि आइडियोलॉजीज का फर्क आया, ठीक है। एक जो थे नरम स्वभाव के थे, गरम फीलिंग्स के थे, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, गरम दल, नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। तो शायद उनका ये एक्सपीरियंस रहा, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि टू अवॉइड एनी फ्रिक्शन, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने क्या किया, अपनी सेपरेट लीग्स बनाई। तो बेसिकली 2 लीग्स वर फॉर्म्ड। होम रूल लीग ही थी, ठीक है, होम रूल लीग ही था, लेकिन मतलब कि एक्चुअली हुआ क्या कि जिस एरिया में एनी बेसेंट काम कर रही थी वहां पे तिलक ने काम नहीं किया। तिलक ने अलग एरिया संभाले, बेसिकली जगहें अलग अलग, तिलक ने अलग एरिया संभाले इंडिया में, विद इन इंडिया, एंड एनी बेसेंट ने अलग एरिया संभाले। तो इन्होंने इनके अपने अपनी जोन्स थे, अपनी अपनी आप कह सकते हो अपनी अपनी इन्होंने अलग अलग जोन्स बनाए, अलग अलग एरियाज बनाए काम करने के लिए, ठीक है। अब अगर जैसे मैं तिलक की लीग की बात करूं, तो तिलक की जो लीग है वो अप्रैल 1916 में सेटअप हुई, दैट सेटअप इन अप्रैल 1916, और ये इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू पूना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, ठीक है। तो ये बरार जो प्रेजेंट डे कानपुर है, मतलब कि महाराष्ट्र का ही एरिया है, ठीक है। तो ये एरियाज जो हैं वो बेसिकली किसके अंडर थे, तिलक के अंडर, ठीक है। और जो बेसेंट का एरिया है ना, वो हम देखेंगे कि ज़्यादा साउथ की तरफ था, ज़्यादा साउथ की तरफ हम देखेंगे, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी के भी जो हेडक्वार्टर्स हैं वो मद्रास में ही थे। तो जो एनी बेसेंट है वो आप कह सकते हो मद्रास का एरिया, जो साउथ का जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड थी। और इनफैक्ट मैं साउथ तो नहीं बोलूँगी, काफ़ी ज़्यादा जहाँ जहाँ पे देखो तिलक की जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, जो तिलक की लीग थी, इसकी सिर्फ 6 ब्रांचेस थी, देयर ओनली 6 ब्रांचेस, ठीक है। और जो बेसेंट की लीग थी उसकी 200 ब्रांचेस थी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस था। बेसिकली जो तिलक की लीग थी, जो तिलक की होम रूल लीग थी, उसमें एंट्री करना काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थी उसकी एंट्री को लेके। इनके प्री डिफाइंड आप कह सकते हो कुछ रेजोल्यूशंस थे, रूल्स थे, प्री डिफाइंड रूल्स थे, और ये परमिशन देते भी नहीं थे। जो तिलक की जो लीग थी वो परमिशन नहीं देती थी किसी को भी लीग बनाने की। लेकिन जो एनी बेसेंट की लीग है ना, वो थोड़ी लूज थी इन कैरेक्टर, थोड़ी लूज थी इन नेचर, मतलब कि कोई भी जो है कोई भी 3 या 4 जनों की जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वो लीग बना सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन से कि 1916 में जो ये बनी थी, जो बेसेंट की जो लीग बनी थी, उसमें क्या था कि बहुत सी ब्रांचेस थी, क्योंकि एज सच कोई सेट रूल्स रेगुलेशंस या फिर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, ठीक है। दैट्स व्हाई इट वाज क्वाइट लूज टू ओपन टू एवरीबडी, ठीक है, ओके। अब जो तिलक की लीग है ये कब बनी थी, अप्रैल 1916 में बनी थी। जो बेसेंट की लीग है वो कब बनी थी, सितंबर 1916 में बनी थी, ओके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो है बेसेंट की लीग से आता है, दैट इज जॉर्ज अरुंडले, ठीक है। जो अरुंडले जो हैं, ये नाम आपने याद रखना है, अरुंडले वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो अरुंडले हैं, बेसिकली जो बेसेंट हैं वो खाली क्या करती थी, वो यू कैन से कि वो सिर्फ डिसीजंस देती थी, डिसीजन मेकिंग करती थी, बाकी जो काम है सारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अरुंडले करते थे। तो अरुंडले ही वाज द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एंड ही डिड कमेंडेबल जॉब। अरुंडले जो है उन्होंने ही पूरे मतलब आप कह सकते हो ब्रांचेस जो है सेटअप की, तो काफ़ी जगहों पे इन्होंने ब्रांचेस सेटअप की, ठीक है। एंड मेन वर्क वाज आल्सो डन बाय BW वाडिया एंड CP रामास्वामी। तो वाडिया जी और रामास्वामी जो है ये भी काफ़ी एक्टिव मेंबर थे, बट मेन जो काम है वो एनी बेसेंट के बाद किसने संभाला, अरुंडले ने, जो मेन काम है अरुंडले ने संभाला था, ठीक है। अभी जो होम रूल लीग एजिटेशन जो है ये लेटर ऑन इट वाज जॉइंड बाय मोतीलाल नेहरू, इट वॉज जॉइंड बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, चितरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, लाजपत राय जी, ठीक है, भूला भाई देसाई। तो ये सब जो है ये प्रोमिनेंट लीडर्स रहे जिन्होंने होम रूल लीग को ज्वाइन किया। देखिए हुआ क्या था, बेसिकली हम कह सकते हैं कि 1907 के बाद, या फिर 1907 तो नहीं बोलूँगी, 1907 में तो स्प्लिट ही हुई थी, कोई मूवमेंट तो था नहीं। तो मूवमेंट तो जो 1905 में ही चला था, 1905 में स्वदेशी मूवमेंट चला था। तो उसके बाद आप कह सकते हो जो मेन एक जो लीडर था, एक जो मूवमेंट था जिसमें पूरी इंडिया इन्वॉल्व हुई, काफ़ी जो बड़ा एक मूवमेंट चला, वो होम रूल लीग ही था। आफ्टर द वेरी पॉपुलर स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, जो मेन जो एजिटेशन चली वो होम रूल लीग की ही चली, इसलिए होम रूल लीग की इतनी पॉपुलैरिटी जो है होम रूल लीग ने गेन की। दैट हैपेंड इन 1916, ठीक है। तो काफ़ी जो है प्रोमिनेंट ये रहा, ठीक है, ये आपने चीज़ याद रखनी है, ओके, ऑलराइट।
नाउ द नेक्स्ट इज, ये आप देख सकते हैं होम रूल लीग, ठीक है, होम रूल लीग से ही इंपॉर्टेंट है, ये एनी बेसेंट है, ये बाल गंगाधर तिलक जी हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट इज लखनऊ सेशन एंड लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1916 में ही होम रूल लीग हुआ। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो लखनऊ सेशन, जो लखनऊ पैक्ट है, ये भी 1916 में ही हुआ। अब ये क्या इंपॉर्टेंट है, लखनऊ सेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है कि देखिए, हमने पढ़ा कि 1907 में स्प्लिट हो गई थी, कांग्रेस में स्प्लिट आ गई थी, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग हो गए थे 1907 में, और ये अब इकट्ठे कब होते हैं, फाइनली फिर से मर्ज कब होते हैं, 1916 में, ठीक है। तो हुआ क्या था, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल एनी बेसेंट का और बाल गंगाधर तिलक का ही रहा। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने काफ़ी काम किया एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को एक साथ मिलाने का, और एनी बेसेंट और बेसिकली बाल गंगाधर तिलक जी को यही लगा कि अगर वो चाहते हैं कि होम रूल लीग ज़्यादा प्रोग्रेस करे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पार्टी तो एक ही थी, प्रोमिनेंट पार्टी, दैट वाज कांग्रेस, ठीक है, कि जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनको भी होम रूल लीग में शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली वो चाहते थे कि जो होम रूल लीग के जो लीडर्स हैं, या फिर वो चाहते हैं कि जो होम रूल लीग के लीडर्स हैं वो क्या करें, वो कांग्रेस में एंट्री मारे, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ था, इस वजह से जो आईएनसी का जो सेशन था उसमें भी जो दिसंबर 1916 का जो सेशन था, वहाँ पे होम रूल लीग के काफ़ी लीडर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उस टाइम पे सबसे बड़ी एक ही पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टिसिपेशन होम रूल लीग मूवमेंट में होना बहुत ज़रूरी थी, तभी ये मूवमेंट जो है इतना मास लेवल पर स्प्रेड हो सकता था, ठीक है। और अब इस चीज़ में जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक हैं, उनको भी ये लगा कि जो मॉडरेट डोमिनेटेड कांग्रेस है उस टाइम पे, उसको मिला देना चाहिए एक्सट्रीमिस्ट के साथ, तो फिर ये जो मूवमेंट है और ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा अगर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट आपस में मिल जाते हैं। और वैसे भी बाल गंगाधर तिलक की भी उस टाइम तक जो आइडियोलॉजी है, जो नेचर है, वो थोड़ी नरम पड़ गई थी, ठीक है, थोड़ी नरम पड़ गई थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट्स की रीयूनियन हो जाती है, जिसको कहा जाता है लखनऊ सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या होता है कि देयर इज री एडमिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स टू कांग्रेस, और वो कब होता है, लखनऊ सेशन में होता है। और ये इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो इट वॉज AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार जो हैं, जो एक मॉडरेट लीडर थे, वो इस टाइम पे क्या थे, प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि जब लखनऊ सेशन, पहले तो पता होना चाहिए लखनऊ सेशन क्या है। लखनऊ सेशन 1916 का ये है कि इस टाइम पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स मिल जाते हैं, रीयूनियन होती है, या फिर एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस में रीएडमिशन मिल जाती है लखनऊ सेशन में। और इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार, जिनको AC मजूमदार कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने ये चीज़ याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है जी लखनऊ पैक्ट। अब लखनऊ पैक्ट में क्या था कि लखनऊ पैक्ट जो है इट इज़ बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। अब देखिए क्या है इसमें कि क्या है कि पहले आपने याद रखना है लखनऊ सेशन में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स फिर से मिल जाते हैं, और इसी साथ में ही क्या हो जाता है, लखनऊ पैक्ट। इसमें एक तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स मिले, और लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिली, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल जाती है, किसमें, लखनऊ पैक्ट में 1916 में, ठीक है। और इस टाइम पे जो है वाइसरॉय एंट्री मारते हैं, कौन से, लॉर्ड कैल्म्सफोर्ड, ठीक है ना, लॉर्ड कैल्म्सफोर्ड, हम 1916 टू 1921 इट वाज लॉर्ड कैल्म्सफोर्ड, ठीक है। अब हुआ क्या कि क्यों जो मुस्लिम लीग जो है, जो कि हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रही, अब वो क्यों ये जो है इनका आपस में आप कह सकते हो कि ये यूनियन हो जाती है, इनकी क्यों हो जाती है यूनियन, क्योंकि देखिए जो मुस्लिम्स हैं उनको, जो मुस्लिम लीग के जो लीडर्स हैं वो ब्रिटिशर से अनॉयड थे, ठीक है, ब्रिटिशर से अनॉयड थे, जो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हो रहा था उसके अगेंस्ट। अब वो क्या था वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी, ठीक है, कि बेसिकली एक एंटी ब्रिटिश फीलिंग आ गई थी बिटवीन मुस्लिम्स, ठीक है, जो बेसिकली टर्की जो ओटोमन एम्पायर है उसको लेके, ठीक है, जो टर्की के खिलाफ जो ब्रिटिश, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में जो ब्रिटेन थी वो अगेंस्ट थी किसके, वो अगेंस्ट थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, ओटोमन एम्पायर की, ठीक है।
तो उस टाइम पे जो ओटोमन एम्पायर में जो खलीफा हैं, जो रिलीजियस लीडर हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स थे मुस्लिम्स के, वो तो टर्की में बैठते थे, ठीक है, टर्की के थे। तो जो ब्रिटेन था वो तो अगेंस्ट था टर्की के, तो इस वजह से एक एंटी ब्रिटिश फीलिंग थी अमंग मुस्लिम लीग टूवर्ड्स ब्रिटिश, ठीक है। तो ये एक रीजन रहा। अब मुस्लिम लीग को लगा कि हम कांग्रेस के साथ मिलके ब्रिटिशर्स के खिलाफ मिल सकते हैं, है ना। तो कांग्रेस तो ऑलरेडी थी ही, एंटी ब्रिटिश तो थी ही, ठीक है। तो मुस्लिम्स भी अब एंटी ब्रिटिश हो गई, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का यहाँ पे आप लखनऊ पैक्ट में एक यूनियन देख सकते हैं। प्लस इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि जो कांग्रेस जो है, जब सेपरेट इलेक्टोरेट मिले थे मुस्लिम्स को, कब मिले थे, 1909 में मिले थे ना। तो 1909 में जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे, है ना, 1909 में जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मॉडले मिंटो रिफॉर्म में यही था कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता है मुस्लिम्स को, विच वॉज नॉट एट ऑल वेलकम्ड बाय कांग्रेस। कांग्रेस को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि भाई आप कम्युनल, ये तो कम्युनल आप इलेक्टोरेट ला रहे हो, ऐसा करके आप तो ये मतलब आपने रिलीजन बेसिस पे आपने जो है इलेक्टोरेट लाए, इसका मतलब आप हमें डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो। और बात सही भी थी, ठीक है। उन्होंने रिलीजन बेसिस पे इलेक्टोरेट्स लाके मतलब एक टाइप की मतलब उन्होंने कम्युनल फीलिंग जो है वो डाल दी अमंग पीपल, राइट। तो कांग्रेस ने ये चीज़ वेलकम नहीं की थी स्टार्टिंग में, ओके। अब आप देखोगे लखनऊ पैक्ट में जब ये इनकी यूनियन हो जाती है कांग्रेस और मुस्लिम लीग की, तो इस टाइम पे जो कांग्रेस है वो एक्सेप्ट कर लेती है, वो मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्टोरेट को वो मतलब मान जाती है, सेपरेट इलेक्टोरेट पे वो येस कर देते कि हाँ अब हमें सेपरेट इलेक्टोरेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कांग्रेस ने इस चीज़ पे येस कर दी कि ठीक है, उन्होंने अब क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट के कॉन्सेप्ट को, ओके, समझ आ गई बात, ऑल राइट। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट है। अगस्त 1917 में क्या आती है जी, मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट। मॉन्टेग्यू कौन था, तो मॉन्टेग्यू उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जिसकी सीट थी लंदन में, ठीक है। अब मॉन्टेग्यू ने क्या किया इस टाइम पे, मॉन्टेग्यू ने देखिए, अब अभी तक जो होम रूल लीग जो है जो चल रही थी 1916 में, होम रूल लीग का क्या कॉन्सेप्ट था, होम रूल लीग जो है वो चाहती थी सेल्फ गवर्नमेंट, यही चाहती थी कि हमें एक सेल्फ गवर्नमेंट दे दी जाए। तो मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट ने एक बड़ी चालाकी से एक स्टेटमेंट दे दी, जिसमें कोई प्रॉमिस नहीं किया गया या कोई रिटर्न कुछ नहीं दिया गया। बट इन्होंने क्या कहा, मॉन्टेग्यू ने अपनी स्टेटमेंट में क्या कहा कि हम क्या करेंगे, हम ग्रेजुअल डेवलपमेंट करेंगे सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस की। ही जस्ट कोटेड अ सेंटेंस कि हम क्या करेंगे, ग्रेजुअल डेवलपमेंट करेंगे सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस की। सिर्फ उसने नाम लिया कि हम सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं कहा कि ग्रेजुअल स्टेप्स लेते हैं जिससे शायद आगे जाके सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस बन जाएं। ये क्या कहा, मॉन्टेग्यू की स्टेटमेंट थी अगस्त 1917 में। इसको अगस्त डेक्लेरेशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अगस्त डेक्लेरेशन भी कहते हैं इसको। मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट इन अगस्त 1917 और अगस्त डेक्लेरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं हुआ। देखिए लखनऊ पैक्ट हो चुका था, लखनऊ पैक्ट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी देख के ब्रिटिशर्स को तो प्रॉब्लम हो गई, वो तो उनको लगा कि भाई ये तो काम खराब हो गया, हम तो ये डिवाइड कर रहे थे इनको, ये तो वापस से यूनाइट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से, ठीक है, जस्ट ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अगस्त डिक्लेरेशन कर दी, ओके। तो जिसमें क्योंकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी एग्जिबिट हो रही थी लखनऊ पैक्ट के अकॉर्डिंगली, तो फिर क्या हुआ कि मॉन्टेग्यू की इस टाइम पे एक स्टेटमेंट आती है कि भाई हम क्या करेंगे, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस दे देंगे, जस्ट वो उन्होंने सिर्फ ये बात वो करते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ इस चीज पे कि कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, मॉन्टेग्यू की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं था कि हाँ इस टाइम पे हम सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, बस सिर्फ एक स्टेटमेंट दी गई। उसके बाद आए थे मॉन्टेग्यू कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसको एक्ट ऑफ 1919 भी कहा जाता है। तो ये जो मॉन्टेग्यू कैल्म्सफोर्ड अवार्ड आया, ये मॉन्टेग्यू कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म आया 1919 में, ठीक है। तो ये जो मॉन्टेग्यू कैल्म्सफोर्ड अवार्ड आया था 1919 में, रिफॉर्म आए थे 1919 में, ये किस पे बेस्ड थे, ये बेस्ड थे मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट पे ही। जो ये मॉन्टेग्यू या जो अगस्त डिक्लेरेशन थी 1917 की, इसी के ऊपर बेस्ड था, इसी के ऊपर आधारित था, क्या इसके ऊपर आधारित था मॉन्टेग्यू कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स और द एक्ट ऑफ 1919। ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद मॉन्टेग्यू कैल्म्सफोर्ड एक्ट आया था 1919 का, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो एक्ट्स हैं ये मैं बाद में सारे एक्ट्स एक साथ करवाऊंगी, इस एक्ट्स के क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या प्रोविजन थे, इंपॉर्टेंट है। तो ये मॉन्टेग्यू कैल्म्सफोर्ड जो एक्ट है ये 1919, ये भी मैं लेटर ऑन जब सारे एक्ट्स हम करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसकी डिटेल्स क्या थी, इसमें इसके फीचर्स क्या थे, ओके। अभी
तक आप ये खाली ये याद रखिए। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट जी आ जाते हैं हम गांधी जी पे। अब गांधीयन एरा नाउ हैज बिगन, ठीक है, तो गांधी जी इन इंडिया पे हम बात करेंगे। नाउ व्हाट हैपेंड दैट गांधी जी नाउ एंटर्ड, ठीक है, इंडिया। नाउ गांधी जी जो है ये रिटर्न, मतलब गांधी जी रिटर्न इन इंडिया इन 1915, ठीक है, गांधी जी आते हैं 1915 में। ओके, अब स्टार्टिंग में क्या किया इन्होंने, गांधी जी ने आप कह सकते हो कि 1 साल तक क्या किया इन्होंने, पूरी इंडिया को विजिट किया और यहाँ पे एक्चुअल कंडीशन देखी कि क्या कंडीशन है इंडिया की, है ना, कि इंडियंस की क्या कंडीशन है 1915 तक। 15 में उन्होंने पहले ये देखी। ओके, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी वगैरह कुछ ज्वाइन नहीं करेंगे, पहले खुद से जो है कंडीशन देखेंगे कि इंडिया की बेसिकली क्या प्लाइट है यहाँ के लोगों की, पहले वो ये देखेंगे। ओके, नाउ एंड सी इन दिस स्टार्टिंग फेज ही डिड नॉट फेवर होम रूल लीग एक्चुअली, उन्होंने कोई सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन या वैसे स्टार्टिंग में कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि भाई अभी तो ब्रिटिशर्स अभी तो इन द मिडिल ऑफ द वॉर हैं, अभी वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो चल रहा है, मिडिल ऑफ द वॉर में हम उनसे कुछ क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे, अभी तो वो वॉर में बिजी हैं ब्रिटिशर्स, उनको थोड़ा टाइम देते हैं, तो उसके बाद फिर जो है लेट्स सी कि वो क्या डिसाइड करते हैं। अभी वॉर चल रही है तो हम उनसे अभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और गांधी जी ही वॉज क्वाइट कन्विंस्ड कि जो उनकी जो टेक्निक है फॉर ऑफ नॉन वायलेंट सत्याग्रह, उनको तो कि जो नॉन वायलेंस का उनकी जो रास्ता है नॉन वायलेंस का, जो सत्याग्रह का जो रास्ता है उससे काफ़ी उससे आप कह सकते हो कि फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। इस पे गांधी जी को काफ़ी ट्रस्ट था, इस प्रोसेस पे, नॉन वायलेंट प्रोसेस पे या सत्याग्रह के प्रोसेस पे, ठीक है। तो सबसे पहला आप कह सकते हो सबसे पहली एजिटेशन जो है गांधी जी की, दैट वाज चंपारण सत्याग्रह इन 1917, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस तरीके से पूछा जाता है कि सबसे पहला जो एजिटेशन थी गांधी जी की वो क्या थी, दैट वाज इन चंपारण इन 1917। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड इन चंपारण 1917, ठीक है, ये चंपारण मूवमेंट की पिक्चर है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में व्हाट हैपेंड बेसिकली। तो इसमें हुआ क्या था, देखिए कि इंडिगो प्लांटर्स थे चंपारण में, क्या था कि इंडिगो प्लांटर्स थे। ओके, अब ये इंडिगो क्या है, इंडिगो इज यूज्ड टू मेक, इट इज़ यूज टू मेक डाइज, ठीक है। चंपारण जो है इट इज़ यूज टू, ये सॉरी इंडिगो जो है ये क्या होता है, इट इज़ यूज टू मेक डाइज, जिससे कपड़े वगैरह को डाई करते हैं, ठीक है, जिससे कलर निकलता है। ओके, नील की खेती भी कहा जाता है उसको, ठीक है, तो इट मेक डाइज। तो प्लांटेशन वो स्टार्टेड बाय ब्रिटिश व्हेन दे केम हियर। अब क्या हुआ था कि ये जो जैसे ही ब्रिटिशर्स एज ट्रेडर्स बेसिकली जब इंडिया आए थे ना, एज ट्रेडर्स जब इन्होंने स्टार्टिंग में जब इंडिया आए थे, एज ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब ये आए थे इंडिया, तो इन्होंने इंडिगो यहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन का काम स्टार्ट किया था, ठीक है। अब जो लोकल फार्मर्स हैं पहले तो वो अपोज करते थे इस कल्टीवेशन को, इंडिगो कल्टीवेशन को, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए इस कल्टीवेशन के लिए और ये सॉइल को काफ़ी ज़्यादा इनफर्टाइल कर देती है। लेकिन फिर क्या हुआ था कि इनका एक एग्रीमेंट था बेसिकली, फिर देन ब्रिटिशर्स का और इंडियंस का एक एग्रीमेंट था, जिस एग्रीमेंट को कहा जाता था तिन कठिया सिस्टम। क्या कहा जाता था, तिन कठिया सिस्टम। तिन कठिया सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो मतलब आप कह सकते हो कि जो 3/20 जो टोटल लैंड जो है वहाँ पे आप इंडिगो उगाओगे, ऐसा फार्मर्स को कहा जाता था। और उसके लिए उनको खैर कॉम्पनसेशन भी दी जाती थी, ऐसी बात नहीं है, उनको इसके लिए प्रॉपर कॉम्पनसेशन दी जाती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, उसके बाद एक जो है आर्टिफिशियल डाई मार्केट में आना स्टार्ट हो गई, जो थी जर्मन डाई। जर्मन डाई आना स्टार्ट हो गई। अब जो इंडियन डाई है वो तो ऑर्गेनिक थी, वो तो उसकी प्रॉपर खेती होती थी, प्लांटेशन होती थी। जो जर्मन डाई है वो क्या थी, वो आर्टिफिशियल थी। जर्मन डाई एक तो सस्ती भी मिलती थी और काफ़ी आप कह सकते हो काफ़ी अबंडेंस में भी आना स्टार्ट हो गई, काफ़ी ज़्यादा जो है बिकने स्टार्ट हो गई। तो जो इंडियन डाई की जो डिमांड है ना मार्केट में, वो कम होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से अब जो इंडियन फार्मर्स हैं उन्होंने क्या किया, जब उनकी मतलब आप कह सकते हो कि जब डिमांड कम होगी डाइज की, तो जो इंडियन फार्मर्स हैं दे शिफ्टेड ऑन टू अदर कल्टीवेशन सोर्स, उन्होंने कहा कि हम कुछ और उगाते हैं। अब लेकिन जो ब्रिटिश जो प्लांटर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियन फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, तुम जो है इंडिगो उगाओ विदाउट और विद पेमेंट। अब देखो, जब इन्होंने ब्रिटिशर्स ने जब स्टार्टिंग में जब इंडिगो उगाना स्टार्ट करवाया था 18th सेंचुरी में, तब तो वो खाली ट्रेडर्स थे, तब तो फार्मर्स इतनी बात तो नहीं सुनते थे उनकी और प्रॉपर उनको कॉम्पनसेशन भी देते थे। अब तो एम्पायर ही ब्रिटिश का था, अब तो रूल ही ब्रिटिशर्स का था, वो तो कुछ भी अपना जो मन करता था वो रूल बनाना स्टार्ट कर देते थे और काफ़ी हरास भी करते थे यहाँ के फार्मर्स को, पीजेंट्स को, ठीक है, लोगों को काफ़ी हरास भी करते थे ब्रिटिश जो लोग थे, ठीक है। तो क्या हुआ था,
तो क्या हुआ था, अब जब यहाँ के पे ब्रिटिश रूल जो है वो इस्टेब्लिश हो गया, वो तो कुछ भी करवाएंगे, तो ब्रिटिश जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो यहाँ के प्लांटर्स थे, जो यहाँ के फार्मर्स थे, उनको ज़बरदस्ती उनको फोर्स किया इंडिगो उगाने के लिए। जब हमारा मन करेगा हम पेमेंट देंगे, नहीं मन करेगा तो हम पेमेंट नहीं देंगे, विद और विदाउट पेमेंट यू हैव टू ग्रो इंडिगो ऑन योर लैंड। ठीक है, तो ये इस चीज़ से दुखी होकर फिर जो लोकल लीडर्स थे, स्पेशली जो एक लीडर थे राजकुमार शुक्ला जी, तो राजकुमार शुक्ला जी जो हैं वो पहुंचते हैं गांधी जी के पास। ठीक है, गांधी जी के पास पहुंचते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़रा ये मामला देखिए कि ये क्या है। तो गांधी जी जो हैं वो कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स के साथ, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद थे, अनुराग नारायण सिन्हा थे, ठीक है, मजहर उल हक थे, जेबी कृपलानी थे, इनके साथ वो पहुंचते हैं चंपारण में। ठीक है, चंपारण बिहार में। ठीक है, चंपारण में पहुंचते हैं ये, और देखने के लिए कि भाई क्या मामला क्या है। ठीक है, तो अब जो गवर्नमेंट जो है, फाइनली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो गांधी जी को मेंबर नॉमिनेट करती है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि इतनी आसानी से उन्होंने गांधी जी को मेंबर नॉमिनेट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, इसके पीछे भी कहानी है। तो जो गांधी जी हैं उनको पहले आप कह सकते हो कि उनको मतलब अरेस्ट ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया था, फिर गांधी जी की बातें सुन के या जो मासेस हैं उनमें गांधी जी की पॉपुलैरिटी देख के फिर गांधी जी को क्या किया, उनको लगा कि ये थोड़ा ठीक है, थोड़ा समझदार बंदा है और थोड़ा मतलब गांधी जी वॉज अ फर्म लीडर। ठीक है, ऐसा नहीं है, उनकी बातें सुन के बड़े बड़े डगमगा जाते थे। ठीक है, तो उनकी बातें सुन के वॉज क्वाइट अ फर्म लीडर। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि गांधी को क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया एक मेंबर, एक आप कह सकते हो कमेटी बिठाई ब्रिटिशर्स ने, फाइनली एक कमेटी बिठाई जिसमें गांधी जी भी उस कमेटी के मेंबर थे। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया, फाइनली गांधी वॉज एबल टू कन्विंस द अथॉरिटीज़, जो ब्रिटिश जो अथॉरिटीज़ थे उनको कन्विंस कर दिया कि जो तिनखटिया सिस्टम है उसको अबॉलिश कर दिया जाए। तिनखटिया सिस्टम यानी 3/20 जो टोटल लैंड है वहाँ पे इंडिगो उगाया जाएगा। तो इस तिनखटिया सिस्टम को गांधी जी ने अबॉलिश करवाया और कॉम्पनसेशन दिलवाई, किनको, फार्मर्स को कॉम्पनसेशन दिलवाई। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि गांधी जी ने फार्मर्स को कॉम्पनसेशन दिलवाई फाइनली, एंड गांधी जी वॉन हिज फर्स्ट बैटल जो थी वो उन्होंने जीत ली। ठीक है, तो ये थी चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट में क्या था, इंडिगो प्लांटर्स की डिमांड्स थी, याद रखिएगा, इंडिगो प्लांटर्स जो हैं उनको फोर्स कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिगो उगाने के लिए। और जबकि अब मार्केट में कोई इंडियन इंडिगो का इतना रोल नहीं था, बिकती थी बट इतनी ज़्यादा नहीं बिकती थी। तो वो चाहते थे कि हम कोई और कल्टीवेशन करें जिससे कि हमारी रोजी रोटी जो है और चलती रहे। ठीक है, तो लेकिन ब्रिटिश जो फोर्सेस थे वो उनको फोर्स कर रहे थे इंडियन फार्मर्स को इंडिगो उगाने के लिए। ठीक है, तो इस के अगेंस्ट जो है गांधी जी ने आवाज़ उठाई और गांधी जी अपनी पहली जो बैटल है वो जीत जाते हैं। इट वाज इन चंपारण इन बिहार। ठीक है, इन बिहार in 1917। तो दिस यू नीड टू रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट आ जाती है जी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हैपेंड इन 1918। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब होती है, एग्जैक्टली एक साल के बाद 1917 में चंपारण होता है, 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इन 1918 एंड इट वॉज गांधी जी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में हुआ क्या था कि देखिए ब्रिटिश के अंदर हम कह सकते हैं कि जो अहमदाबाद में देखिए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में बेसिकली क्या था कि इस टाइम पे क्या हुआ था, 1917 की जो बात है कि काफ़ी प्लेग फैल गया था। ठीक है, वाइड स्प्रेड प्लेग फैल गया था। ठीक है, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डेथ्स भी होना स्टार्ट हो गई थी। ओके, अब जो डेथ्स होना स्टार्ट हो गई थी तो काफ़ी ज़्यादा जो लेबर है वो आप एक तो पहले तो डेथ्स होना काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो वैसे ही जो लेबर है वो रिड्यूस हो गई थी और जो बाकी जो लेबर क्लास है उन्होंने क्या किया था, वो शिफ्ट भी करना स्टार्ट हो गए थे क्योंकि इतना ज़्यादा प्लेग फैल रहा था कि लोग जो है मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट हो गए थे, वहाँ उस जगह को पर्टिकुलरली छोड़ के दूसरी जगह जाना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो लेबर जो है वो रिड्यूस होती जा रही थी। अब लेबर को रिटेन करने के लिए जो मिल ओनर्स थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जी एक बोनस अनाउंस कर दिया ताकि लोग लेबर्स जो है वो छोड़ के ना जाए मिल्स को, क्योंकि लेबर्स यहाँ से शिफ्ट हो रही थी दूसरी जगह जा रही थी क्योंकि यहाँ प्लेग फैल चुका था। ठीक है, बड़ी सारी डेथ्स हो रही थी, तो जो लेबर है वो शिफ्ट कर रही थी। तो लेबर को रिटेन करने के लिए मिल ओनर्स ने क्या किया, एक बोनस अनाउंस किया जिस बोनस का नाम था प्लेग बोनस। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई आपको प्लेग बोनस जो है वो मिलेगा सबको। लेकिन वंस ये जो प्लेग एंड हो गया, जब 1918 में जो है वो प्लेग एंड हो गया तो जो टेक्सटाइल मिल्स ओनर जो थे उन्होंने प्लेग बोनस जो है वर्कर्स को देने से मना कर दिया और वर्कर्स को देना स्टॉप कर दिया।
प्लेग बोनस, ठीक है। उसकी वजह से जो लोग थे, जो वर्कर्स थे, दे वर वेरी सैड यू कैन से, ठीक है, बड़े अनहैप्पी थे वो, और इसलिए भी अनहैप्पी थे क्योंकि महंगाई इस टाइम बहुत बढ़ गई थी। महंगाई क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि वर्ल्ड वार चल रहा था, वर्ल्ड वार 1 चल रहा था 1914 से 1918, ठीक है। तो 1718 में तो ये अभी चल ही रहा था ना, अभी खत्म होने ही वाला था, ठीक है। तो और अगर ठीक है 1918 में खत्म हो भी गया था, उसके बाद काफ़ी इन्फ्लेशन थी, प्राइस हाइक बहुत ज़्यादा हो गया था ड्यू टू वर्ल्ड वार, ठीक है। तो अब लोगों ने कहा कि भाई हमारी तो रोजी रोटी नहीं पूरी हो रही है, तो हमें अपना लाइवलीहुड अटेन करने के लिए हमें, अगर आपने प्लेग बोनस नहीं देना है, आप कोई डेयरनेस अलाउंस ही दे दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ ये यहाँ पे चल रही थी, जो मिल वर्कर्स में और मिल ओनर्स में ये चीज़ चल रही थी। तो यहाँ पे जी एंट्री होती है अब गांधी जी की, ठीक है। गांधी जी यहाँ पे एंटर करते हैं। तो गांधी जी जो है वो वर्कर्स को कहते हैं कि भाई आप अपनी डिमांड्स को लेके फर्म रहिए, अडिग रहिए, ठीक है, ओके। नाउ गांधी जी क्या करते हैं फिर इस चीज़ में, एक पूरी केस स्टडी करते हैं, ठीक है। गांधी जी एक पूरी केस स्टडी करते हैं जिसमें वो कंडीशंस देखते हैं कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो कंडीशंस हैं ब्रिटेन में वो कैसी हैं, ठीक है। वहाँ पे लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ पे जो वेजेस कैसी मिल रही हैं एम्प्लॉयज़ को। तो वहाँ पे तो खैर बहुत अच्छी कंडीशंस थी, वहाँ पे तो इतनी ख़राब कंडीशंस नहीं थी, ठीक है। तो गांधी जी ने फिर क्या किया, ये जब पूरी केस स्टडी देखी तो उन्होंने कहा कि अगर आपने प्लेग बोनस नहीं देना है तो कोई बात नहीं, नहीं दीजिए, लेकिन जो बेसिक सैलरी है उसमें आप हाइक दीजिए, ठीक है। तो गांधी जी डिमांडेड 35% हाइक इन दी सैलरीज। गांधी जी ने कहा 35% हाइक जो है वो सैलरी में दीजिए, जो फाइनली स्ट्राइक मतलब जो मिल ओनर्स हैं उनको देना पड़ा था, ठीक है। तो गांधी जी जो हैं इन्होंने ये भी अनाउंस किया कि जब तक ये हाइक जो है सैलरी की नहीं मिलेगी 35% की, तब तक वो खाने को हाथ नहीं लगाएंगे, ही विल नॉट टच द फूड, ठीक है। तो उन्होंने, आप कह सकते हैं, हंगर स्ट्राइक जो है गांधी जी ने स्टार्ट कर दी थी। तो फिर फाइनली जो मिल ओनर्स हैं उनको ये बात माननी पड़ी और 35% हाइक जो है वर्कर्स को उनकी सैलरी में मिल गई। तो ये बैटल भी उन्होंने जीत ली। तो आप देखिए कि गांधी जी ने कितने ग्राउंड लेवल पे आके काम किया है, पीजेंट्स के लिए काम किया स्टार्टिंग में 1917 में, आफ्टर दैट 1918 में अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए काम किया। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है मासेस में, कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी उन्होंने, गांधी जी ने गेन कर रखी थी, ठीक है। तो सो मच पॉपुलैरिटी गांधी जी गेन्ड विद दीज चंपारण ठीक है, विद चंपारण एंड विद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ओके। तो उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह है जिसके बारे में हम डिस्कशन जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। तो ये जो है ये आज के लेक्चर में हमने देखा, गांधी जी की एंट्री होती है थ्रू चंपारण सत्याग्रह 1917, याद रखिएगा। उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है 1918 में, ठीक है, जिसमें प्लेग बोनस जो है वो प्रॉमिस करते हैं मिल ओनर्स, फिर बाद में वो नहीं देते। तो जिसकी वजह से गांधी जी कहते हैं कि आप भाई सैलरी में हाइक दे दीजिए 35% का, जिसमें वो हंगर स्ट्राइक रखते हैं और फाइनली जो मिल ओनर्स हैं उनको देना पड़ता है हाइक इन सैलरीज टू दी वर्कर्स, ठीक है। तो ये रहा आज के लेक्चर का, इसको अच्छे से रिवाइज कर दीजिए। नोट्स आपको जो है हमारी SSS ऐप में मिल जाएंगे वंस आई विल फिनिश ऑफ विद द लेक्चर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, so I'll see you very soon with the next lecture. Till then, take care, bye bye, keep studying.